Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. So today is class 22 for Estet PGT Biology MCQ practice series. So first question is which of the following contain phytochrome? इनमें से कौन से ऐसे प्लांट हैं, ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास फाइटोक्रोम होते हैं? एल्गी, फंगी, वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स, एंजियोस्पर्म्स. So not algae, fungi, vascular cryptogams, it's angiosperms. एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनके पास फाइटोक्रोम होते हैं. फाइटोक्रोम बेसिकली क्या होता है? एक फोटो रिसेप्टर होते हैं, पिगमेंट होते हैं जो कि प्लांट में मिलते हैं. सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए, जैसे रेड लाइट, फार रेड रीजन, ये सब रीजन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम में. इनका काम क्या होता है? ये रेगुलेट करते हैं साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग डेवलपमेंट होना. ठीक है, तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं? एंजियोस्पर्म्स में. एल्गे जो होती हैं वो कुछ कंटेन करती हैं फाइटोक्रोम, जैसे कुछ प्रोटीन्स के टाइप में, बट कोई डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता एल्गी में. फंगी एक नॉन फोटोसिंथेटिक है तो उसमें कोई फाइटोक्रोम नहीं होता. और वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स जो होती हैं वो टेरिडोफाइट्स आते हैं इनमें, जैसे स्पर्म्स, जिनके पास भी कोई फाइटोक्रोम नहीं होता. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज एंजियोस्पर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज certain pigment regulate the process of photoperiodism. Okay, the pigment exists in two interconvertible forms operating at two different wavelengths of light, red light and far red light. The pigment in questions are the, अभी अभी मैंने आपको बताया, दैट्स आर जो रेड लाइट के ऊपर, फार रेड लाइट के रीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या होते हैं? फाइटोक्रोम्स. ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, इट्स फाइटोक्रोम. फाइटोक्रोम ही वो फोटो रिसेप्टर होते हैं प्लांट के अंदर जो कि रेगुलेट करते हैं फोटोपीरियोडिज्म को. ठीक है, ये दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट पी आर जिसको हम लिखते हैं रेड लाइट एब्जॉर्बिंग. ठीक है, फाइटोक्रोम रेड लाइट एब्जॉर्बिंग, लाइक पी आर. ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म होती है जो कि एब्जॉर्ब करती है रेड लाइट को और कन्वर्ट करती है पी एफ आर फॉर्म में. ठीक है, पी एफ आर इज फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग. इसमें फार रेड लाइट एब्जॉर्ब होती है. ये एक फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है. ठीक है, जो रेड लाइट थी, जो पी आर थी, वो इनएक्टिव फॉर्म थी, एंड पी एफ आर इज एक्टिव फॉर्म जो कि एब्जॉर्ब करती है फार रेड लाइट को और कन्वर्ट करती है वापस से पी आर में. ठीक है, यही इंटर कन्वर्जन चलता रहता है इन दोनों फॉर्म्स का. So correct option is for this question is C, phytochromes. Next question is the term photoperiodism was coined by. ये term किसने दी थी photoperiodism की? लाइसेंको ने, F.W. वेंट ने, स्कूग एंड मिलर ने, गार्नर एंड अलार्ड ने. So this term is given by Garner and Allard. D option is correct. 1920 में इन्होंने ये term दी थी. ठीक है, एंड इन्होंने फर्स्ट डिस्कवरी की थी फोटो पीरियोडिज्म के ऊपर जब ये लोग काम कर रहे थे कि एक म्यूटेंट वैरायटी थी टोबैको प्लांट की. ठीक है, जिसको मैरीलैंड मेमोथ बोलते थे. ठीक है, एंड ये जो टर्म थी ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के ऊपर, ऑर्गेनिजम्स के फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के ऊपर, जैसे कि फ्लावरिंग होना प्लांट्स के अंदर, लेंथ होना नाइट की, डार्क की, पीरियड की, इस चीज़ के ऊपर बेस करके दी थी इन्होंने. ठीक है, सो गार्नर एंड एलार्ड. जो लाइन्सको थे इन्होंने वर्नलाइजेशन के बारे में बताया था. ये एक न्यू टर्म आएगी आपके लिए. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ. लाइन्सको ने वर्नलाइजेशन के बारे में बताया था. F.W. वेंट ने आइसोलेटिंग प्लांट हार्मोन मतलब ऑक्सिन के बारे में बताया था. ठीक है, मेनली इन्होंने ऑक्सिन के बारे में रिसर्च किया था. एंड स्कूग एंड मिलर ने साइटोकाइनिन के बारे में बताया था. ठीक है, सो ये इनकी डिफरेंट डिफरेंट डिस्कवरीज थी एंड साइंटिस्ट के ऊपर, उनकी डिस्कवरीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मैच द कॉलम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्नलाइजेशन इज यूज टू ओवरकम केमिकल डोरमेंसी. क्यों यूज की जाती है केमिकल डोरमेंसी को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए? इन सीड्स द टेम्परेचर रेंज, उसके अंदर टेम्परेचर रेंज क्या रखी जाती है? वर्नलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो कि शॉर्टनिंग करता है वेजिटेटिव फेज को. ठीक है, और इंड्यूस करता है अर्ली फ्लावरिंग बाय एक्सपोजिंग सीड्स
और प्लांट्स टू लो टेम्परेचर। मेन जो लो टेम्परेचर के ऊपर किसी भी सीड को, प्लांट को स्टोर करके रखना ताकि उसके अंदर सीड डोरमेंसी ना हो, ठीक है, इसीलिए इसको वर्नलाइजेशन बोलते हैं। सो इसकी टेम्परेचर की रेंज पूछिए आपसे क्या होती है। वैसे तो 0 डिग्री से आप 10 डिग्री ले सकते हो, बट मोस्ट कॉमन जो यूज़ की जाती है वो तो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यही इसकी इफेक्टिव जो टेम्परेचर रेंज होती है वही होती है। और ये इसका पर्पस क्या होता है, कोल्ड ट्रीटमेंट जो होता है वो हेल्प करता है ओवरकम सीड डोरमेंसी को और प्रिपेयर करता है प्लांट को, फ्लावरिंग बाद में करे वो, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे ये एक्ट करता है, मेनली मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ऊपर, ठीक है। So it mainly acted on meristematic cells. Next question is, rapid and irreversible cell elongation occurs commonly in plant but not in animals. This difference is due to the, ये difference किसकी वजह से होता है? First, presence of chloroplast and mitochondria, absence of centrioles and Golgi bodies, absence of endoplasmic reticulum, and presence of large vacuoles and cell walls. Correct answer for this question is presence of large vacuole and cell walls. यहाँ पे दो रीजन दिए गए हैं, एक तो लार्ज वैक्यूल का प्रेजेंट होना और दूसरा सेल वॉल का, किसके लिए, रैपिड एंड इरिवर्सिबल सेल इलोंगेशन, ठीक है, जो कि प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। तो लार्ज वैक्यूल क्या करता है, ये एक ऑर्गेनली होता है जिसके अंदर वाटर स्टोर होता है आपका, ठीक है, जो कि टर्गर प्रेशर को क्रिएट करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है वैक्यूल सेल के अंदर, ठीक है, सेल्फ एक्सपेंड करती है और मेटाबॉलिक को मिनिमल कॉस्ट के ऊपर कर देते हैं, ठीक है। सेल वॉल का क्या काम होता है, जब ये रिजिड होती है सेल वॉल लूज करती है अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स को और उससे टर्गर प्रेशर फॉर्म होता है, वैक्यूल उसको स्ट्रेच करता है एंड देन इनटू ए परमानेंट शेप, और फिर वो एक परमानेंट शेप के अंदर चेंज हो जाते हैं। जब एक बार एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाता है तो वॉल रिइंफोर्स करती है इटसेल्फ और बनाती है चेंज इरिवर्सिबल, ठीक है। सो इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है रैपिड एंड इरिवर्सिबल सेल इलोंगेशन में, लार्ज वैक्यूल एंड सेल वॉल। Next question is, who is called father of plant physiology? K.V. Thiman, Stephen Hales, M. Kelvin, E. Rabinovich. So correct answer for this question is Stephen Hales. इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने अर्ली 18th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इन्होंने मेजर किया था रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। इन्होंने बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एयर को, वाटर को, मिनरल्स को, ठीक है। एंड केवी थिमन थे, उन्होंने रिसर्च की थी प्लांट हॉर्मोन्स के ऊपर जैसे ऑक्सिन। कैल्विन ने कैल्विन साइकिल दी थी एंड जो आपके ई रेबिनोविच हैं उन्होंने फोटोसिंथेसिस की स्टडी की थी, इन्होंने फोटोसिंथेसिस की। एंड आप करेक्ट आंसर है स्टेफिन हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द pre-snowing low temperature treatment of seeds is known as sacrification, electrophoresis, vernalization, abscission। तो अभी मैंने आपको बताया जो प्री स्नोइंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है सीड्स के लिए, जो सीड्स को दिया जाता है उसको हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन, ठीक है। सेक्रिफिकेशन क्या होता है, वीकनिंग और ओपनिंग द सीड कोट टू एनकरेज जर्मिनेशन, ठीक है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लैब टेक्निक होती है जो कि सेपरेट करती है डीएनए फ्रेगमेंट्स, आरएनएस, प्रोटीन्स को अलग अलग उनके साइज के बेसिस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बेसिस पे। सो इट इज अ लैब टेक्निक। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वर्नलाइजेशन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय। कालाजार एक डिजीज होती है एंड वो किसके द्वारा, एक्चुअली एब्सिशन रह गया इस क्वेश्चन में। एब्सिशन क्या होता है, नेचुरल सील्डिंग ऑफ प्लांट पार्ट सच एज लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अपने आप नेचुरली जब वो पत्ते गिरते हैं, एक सीजन आता है पतझड़ का जिसको बोलते हैं, ठीक है, जब नेचुरली जब पत्ते गिरते हैं, फ्लावर्स गिरते हैं, फ्रूट्स गिरते हैं तो उसको एब्सिशन प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को एब्सिशन प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय। कालाजार किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। यहाँ पे आपको जीनस दिए हैं, नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का, उस मॉस्किटो, आपका जो भी वो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम नहीं दिया गया, सिर्फ आपको उसका जीनस दिया बताया है यहाँ पे। फिलोबोटमस, ठीक है, ग्लोसिना, पेडिकुलस, एडीज।
सो इट्स फिलोबोटमस। ठीक है। काला आजार एक डिजीज होती है जो कि एक प्रोटोजोआ जीनस लेस्मानिया लेस्मानिया की स्पीसीज होती है, वो कॉज करती है। ठीक है। ये ट्रांसमिट कैसे होता है? जब एक इन्फेक्टेड फीमेल सेंट फ्लाई जो है वो बाइट करती है। ठीक है। ग्लोसिना क्या कॉज करते हैं? सेसिफ्लाई, सेसिफ्लाई से कॉज होती है। और क्या इस डिजीज का क्या नाम होता है? स्लीपिंग सिकनेस। पेडिकुलस क्या होता है? लीज के थ्रू होता है और ये टाइफस नाम की डिजीज को कॉज करते हैं। एडीज क्या होती हैं? मॉस्किटो होती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट फीवर्स कॉज करती है, जैसे डेंगू, जीका, येलो फीवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट फ्लाई ट्रांसमिट्स द पैथोजन ऑफ। सेंट फ्लाई किसके पैथोजन को ट्रांसमिट करती है? कालाजार, टाइफाइड नो, स्लीपिंग सिकनेस नो, मलेरिया नो, यस कालाजार। ठीक है। टाइफाइड कौन कॉज करता है? सेल्मोनेला टाइफाइड। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? सेसेफ्लाई। एंड जो आपका मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लेसमानिया डोनोवानी? लेसमानिया डोनोवानी क्या डिजीज कॉज करता है? इट्स स्लीपिंग सिकनेस नो, ओरिएंटल सोर नो, इट्स कालाजार यस, डिसेंट्री नो, इट्स कालाजार। स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा ब्यूरी की भी कॉज करते हैं। ओरिएंटल सोर जो होती है वो लेसमानिया की ही ट्रोपिका भी कॉज करती है। ठीक है। और डिसेंट्री जो होती है वो एंटामीबा हिस्टोलिका के द्वारा की जाती है, कॉज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कालाजार एंड ओरिएंटल सोर आर डिजीज स्प्रेड बाय सैंड फ्लाई। यस, ये दोनों सेम ही ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलाई जाती हैं, सैंड फ्लाई जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कूफनर्स डॉट ऑब्जर्व्ड इन इराइथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू। ये डॉट होते हैं, क्या होता क्या है बेसिकली? ये एक मतलब रेडिश पिंक ग्रेन्यूल टाइप के डॉट्स होते हैं आरबीसी में, इन्फेक्टेड आरबीसी के अंदर, हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ठीक है। कुछ स्पीसीज के अंदर जब मलेरियल पैरासाइट कट करते हैं, ठीक है, इट्स इन मलेरिया। ठीक है। जब मलेरियल पैरासाइट किसकी वजह से कॉज होते हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओविल, दोनों ही स्पीसीज के थ्रू ये फैल सकता है, ये होता है मलेरिया। और इसकी वजह से रेडिश पिंक ग्रेन्यूल्स हो जाती है हमारी आरबीसीज के अंदर, जो इन्फेक्टेड आरबीसीज होती हैं उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन ओनली एंडोपैरासाइट इज। ऐसी कौन सी क्लास है प्रोटोजोन्स की जिसके पास सिर्फ एंडोपैरासाइट होते हैं? इट्स sarcodina, flagellata, zoosporozoa, none of these. So it is एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में नहीं, इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे आएगा स्पोरोजोआ, एंड दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है। वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ओके। ये एक क्लास होती है जो एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट होती है। ठीक है। इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं होती हैं, जैसे फ्लैजिला, सीलिया। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है इनकी और इन्वॉल्व करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, जैसे कि प्लाज्मोडियम। ठीक है। तो आप प्लीज करेक्ट कर ले इसको, स्पोरोजो आएगा यहाँ पे। स्क्यूजोन्ट स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन। ये कहाँ पर मिलती है स्क्यूजोन्ट जो लाइफ साइकिल होती है वो? ब्लड ऑफ मैन, इराइथ्रोसाइट ऑफ मैन, स्टमक ऑफ एनाफ्लीज मॉस्किटो, स्लाइविक ग्लैंड ऑफ एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो सबसे पहले तो स्क्यूजोन्ट लाइफ साइकिल होती है मेल ह्यूमन के अंदर। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका इराइथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। स्काइजोन जब होती है ये एसेक्सुअल पीरियड के टाइम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है उसके अंदर होती है, और इसका होता है होस्ट ह्यूमन। ठीक है। दो फेजेस होते हैं इसके, लीवर सेल में चलती है और आरबीसीज में चलती है। जो लीवर सेल में चलती है आपकी वो होती है प्री इराइथ्रोसाइटिक स्काइजोनी, और जो आपकी आरबीसीज के अंदर चलती है वो होती है इराइथ्रोसाइट स्काइजोनी। सो इराइथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, दिस इज द ट्रू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है? होलोफाइट, पैरासाइट, होलोजोइक, सेप्रोबायोटिक। सो इट इज होलोजोइक। अमीबा के अंदर होलोजोइक होता है, नॉट होलोफाइट, पैरासाइट, स्पोरोबाइट। ठीक है। ये इन्वॉल्व करते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके? कुछ सिमिलर्स होते हैं
एनिमल्स जैसे इंजेक्शन सॉलिड ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स को। अमीबा जब खाना ढूंढता है, उसको जब फील होता है कि यस हियर इज फूड, तो वो अपने सूडोपोडियाज जो होते हैं ना उनको फैलाना शुरू करता है और एक सर्कल बना लेता है खाने के चारों तरफ, ठीक है, और फिर उसको एंगल्फ करता है, ठीक है। जब वो एंगल्फ करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। देन वो डाइजेशन के थ्रू की तरफ जाते हैं, इंजेशन के बाद वो जाएंगे डाइजेशन, वहाँ पे उसका खाना ब्रेक डाउन होता है। फिर होता है उसका एब्जॉर्प्शन, जो गुड फूड मटेरियल है जितने भी मिनरल्स वगैरह जो उसको चाहिए वो एब्जॉर्ब करता है। देन इट एसिमिलेट, यूटिलाइजेशन, कहाँ कहाँ कितना ग्लूकोज क्या कुछ यूज़ करना है, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन शुरू होता है। एंड देन लास्ट स्टेप होती है इजेशन। सो इट्स पार्ट ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिका इज। एंटामीबा हिस्टोलिका की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? प्रीसिस्टिक स्टेज, सिस्टिक स्टेज, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, ट्रोफोजोइट स्टेज। एक्चुअली इट्स नॉट टेट्रान्यूक्लिएट, ये बाई मिस्टेक लिखा गया, इट इज मैच्योर क्वाड्रे न्यूक्लिएट, ठीक है, सिस्ट। इट्स नॉट टेट्रा, इट्स क्वाड्रे न्यूक्लिएट, ठीक है। जो एंटामीबा हिस्टोलिका की इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो मैच्योर क्वाड्री न्यूक्लिएट स्टेज होती है, ठीक है। और इसमें ट्रांसमिशन कैसे होता है? जब मैच्योर सिस्ट होती है वो इंजेस्ट करती है कॉन्टामिनेटेड फूड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, इस तरीके से इनका ट्रांसमिशन होता है, फूड या कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। Entamoeba histolica has one contractile vacuole, two contractile vacuole, three contractile vacuole, and contractile vacuoles are absent. तो एंटामीबा हिस्टोलिका को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पैरासाइट के अंदर वो सेम होता है उसके सराउंडिंग की जैसे, तो उसको स्पेशल ऑर्गेनेल की ज़रूरत ही नहीं है H2O के पानी के बैलेंस के लिए, ठीक है। जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी का बैलेंस करते हैं आउटर में और इनर में, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। बट एंटामीबा हिस्टोलिका को कोई ज़रूरत ही नहीं है पानी को मेंटेन करने की, उसकी बैलेंस को मेंटेन करने की, सो देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय सेसे फ्लाई, नो, ड्रैगन फ्लाई, नो, इट्स बाय सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री, it's Entamoeba gingivalis, Entamoeba histolytica, Entamoeba buccalis, Entamoeba coli. So it's Entamoeba histolytica, ठीक है। ये एक प्रोटोजोन होता है पैरासाइट, इसके पास ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, डायरिया कॉज करता है, एब्डोमिनल पेन, ब्लड आना स्टूल में, ठीक है, इसको हम डिसेंट्री बोलते हैं। इट्स वेरी डेंजरस डिजीज़ एंड ये हमारे सीधा लार्ज इंटेस्टाइन को अटैक करता है, ब्लडी स्टूल्स का पास होना, हैवी एब्डोमिनल पेन होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज contractile vacuole in protozoans mainly serve for digestion, excretion, osmoregulation, water absorption. It's osmoregulation. अब ये भी मैंने बताया आपको कि वैक्यूल्स की नीड क्यों होती है। ओस्मोरेगुलेशन, पानी को बैलेंस करने के लिए प्राइमरी फंक्शन इनका यही होता है, मेंटेन H2O बैलेंस। कलेक्ट करते हैं एक्सेस वाटर जो कि सेल के अंदर एंटर करता है ऑस्मोसिस से और उसको पंप इट आउट टू प्रिवेंट सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग, ताकि सेल फटे ना, ठीक है, ब्रस्ट ना हो जाए कहीं से, ये इनका मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन parasite protozoan is found in human mouth and damage gums? Entamoeba gingivalis, Entamoeba coli, Entamoeba histolica, Giardia intestinalis. So this is Entamoeba gingivalis, ओनली स्पीसीज ऑफ एंटामीबा जो कि ह्यूमन की ओरल कैविटी में रहती है, जो कि फाउंड इन गिंगवेल पॉकेट्स और एसोसिएट करती है गम्स को, उनको डैमेज करती है, उनको अफेक्ट करती है, ठीक है। दिस इज द ओनली स्पीसीज, इसके अलावा ऐसी कोई स्पीसीज नहीं होती जो कि ओरल कैविटी में मिले या फिर गम्स को अफेक्ट करें एंटामीबा की। So correct answer for this question is A. Next question is identify the true statement. Protozoans are mainly heterotrophs. Water enters through osculum in sponges. No. Synodoblast
are located at the base of hydrogel. First statement is true. Protozoans are mainly heterotrophs. Water enters through osculum से तो exit करता है ना, osculum से तो entry तो आपका ओस्टिया से होती है, एंड जो नीडोब्लास्ट होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, बेस पे नहीं, टेंटिकल्स पे होती हैं। ठीक है, सो ऑल ट्रू नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू है आपकी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी क्लासेस हेल्पफुल होंगी। एंड एस्टेट का एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, इट इज़ ऑन 13 एंड 14 जून। सो बी रेडी, अच्छे से अपनी क्लासेस को देखें, रिवाइज करें और PYQs लगाए हो सके उतना। एंड अगर किसी को बायोलॉजी के PYQs चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में आपको नंबर मिल जाएगा। थैंक यू।